ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ब्रेस्ट इन्हेंसमेंट और ब्रेस्ट इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है? सो ब्रेस्ट एनहांसमेंट एक कॉमन टर्म हो गया कि ब्रेस्ट का साइज बढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको ब्रेस्ट एनहांसमेंट कह लीजिए। लेकिन ब्रेस्ट एनहांसमेंट के क्या तरीके होते हैं? जैसे ब्रेस्ट एनहांसमेंट में जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो है ब्रेस्ट इम्प्लांट। ओके। तो ये एक एक्सटर्नल मटेरियल है जो कि सिलिकॉन होता है, जो हम ब्रेस्ट के अंदर डालते हैं और उसका साइज बढ़ाते हैं। एक दूसरा मटेरियल भी है जो कि आपकी बॉडी में खुद ही मौजूद है, जो कि आपका अपना फैट है। ओके। और इसको हम लिक्विड गोल्ड भी कह सकते हैं। सो आपका अपना ही फैट एक जगह से निकाल के और हम ब्रेस्ट में फिल कर सकते हैं, जिससे कि एक नेचुरली एनहांसमेंट आपको अचीव हो। तो ये दोनों ही प्रोसेस अच्छे हैं, सक्सेसफुल हैं और दोनों ही मैं अपने प्रैक्टिस में करती हूँ। लेकिन ब्रेस्ट इम्प्लांट एज सच अगर आप देखें तो ज़्यादा पॉपुलर है फैट ग्राफ्टिंग से। ओके। ऐसा क्यों होता है दैट फैट ग्राफ्टिंग इतना पॉपुलर नहीं है और ब्रेस्ट इम्प्लांट इतना ज़्यादा पॉपुलर है? सो फैट ग्राफ्टिंग का एक डिसएडवांटेज कह सकते हैं वो ये है कि जितना भी फैट हम डालेंगे इंजेक्शन से वो सारा का सारा टिकता नहीं है। और एक तरह की जो फर्मनेस ब्रेस्ट इम्प्लांट में आती है वो फैट में मिसिंग होती है। तो फैट आपको फुलनेस दे सकती है, और जैसे मान लीजिए आपने इम्प्लांट कराया और उतना ही एनहांसमेंट अगर आपको फैट से चाहिए होता तो शायद आपको 2 बार करवाना पड़ता, क्योंकि कुछ हद तक ये डिसॉल्व भी होता है बॉडी में। ओके। सो इम्प्लांट तो जैसे वन टाइम प्रोसेस है, आपने डाला और एनहांसमेंट अचीव हो गया। तो ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन दोनों का अपना अपना रोल है। और अगर फैट अच्छा खासा है बॉडी में तो बिल्कुल करा सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जिस जगह से हम निकाल रहे हैं फैट वो भी पतला हो जाएगा। सो ऑब्वियसली इट्स लाइक अ गिव एंड टेक टाइप सिचुएशन। ओके। ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के क्या डिफरेंट कोई टाइप्स भी होते हैं कि जैसे आपने बताया सिलिकॉन होता है, फैट ग्राफ्टिंग होता है, इसके और भी कुछ सब पॉइंट्स होते हैं क्या इम्प्लांट्स में? तो जैसे सिलिकॉन इम्प्लांट मोस्टली यूज्ड होता है ब्रेस्ट में, लेकिन अगर हम इम्प्लांट की भी सब टाइप जानना चाहें तो थोड़ा टेक्निकल है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ, ट्राई करती हूँ कि मैं इजी शब्दों में बताऊँ। तो शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे राउंड इम्प्लांट हो गए या टीयर ड्रॉप इम्प्लांट हो गए। ओके। तो ये 2 तरीके के हो गए। मोस्टली राउंड इम्प्लांट यूज़ होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जिसमें हम टीयर ड्रॉप भी यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है कि फिलिंग क्या मटेरियल की है। तो सिलिकॉन का शेल होता है और उसके अंदर सिलिकॉन का ही जेल भरा होता है, या वो सेलाइन भी भरा हो सकता है। अच्छा। तो जनरली लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है और लॉन्गर लास्टिंग है वो है सिलिकॉन जेल, और लुक एंड फील बिल्कुल नेचुरल होता है सिलिकॉन जेल का। तो ये एक तरीका हो गया क्लासीफाई करने का। तीसरा और एक तरीका है क्लासीफाई करने का कि ये जो इम्प्लांट्स होते हैं इनका सरफेस कैसा होता है, खुरदुरा है या स्मूथ है या दोनों के बीच बीच का है, तो टेक्सचर्ड, नैनो टेक्सचर्ड या स्मूथ। तो ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, लेकिन ये तरीके हैं, ये टाइप्स हैं ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के। इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स का आपकी लाइफ पे? वेल देखिए, सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो कि बिल्कुल इनर्ट है, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होता इसका बॉडी में। अच्छा। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इट इज़ सो मच यूज्ड इन मेडिकल प्रोस्थेसिस। बहुत सारे और ब्रांचेस हैं जिसमें सिलिकॉन इम्प्लांट्स का यूज़ होता है, जैसे वैस्कुलर सर्जरी हो गई, न्यूरो सर्जरी हो गई, यूरोलॉजी। सो मैनी अदर ब्रांचेस ऑल्सो यूज इट, कार्डियोथोरैसिक सर्जरी में इम्प्लांट्स यूज़ होते हैं। सो बहुत कॉमनली यूज्ड है ये मेडिकल साइंस में, और रीज़न इसका यही है कि ये बिल्कुल रिएक्शन फ्री होता है। बट फिर भी अगर हम जानना चाहें कि लॉन्ग टर्म क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं या कॉम्प्लिकेशंस एज सच लोगों के दिमाग में सवाल होता है, तो आप ये मान सकते हैं कि जैसे हम सिलिकॉन इम्प्लांट जब डालते हैं तो बॉडी इसके अराउंड एक लेयर बना लेती है। ओके। उसको हम कैप्सूल कहते हैं। अब ये कैप्सूल बहुत थिन हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये कैप्सूल की थिकनेस बढ़ जाती है ड्यू टू सम रिएक्शन या किसी भी रीज़न से, तो ये एक थोड़ा सा हार्डेंड टिश्यू बन सकता है, जो कि आपको लग सकता है कि जैसे ब्रेस्ट का फील उतना सॉफ्ट नहीं रहा या हार्ड हो गया, तो वो कैप्सुलर कॉन्ट्रैक्चर है। लेकिन ये इसका परसेंटेज बहुत कम है, अराउंड 3 to 5% का इसका रेट होता है, एंड इट्स नॉट कॉमन एट ऑल। उसके अलावा एक बहुत पर्टिनेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगी, BII विच इज़ ब्रेस्ट इम्प्लांट इलनेस।
Okay. अब ये एक थोड़ा एनिग्मेटिक सी चीज़ है जिसका कि अभी तक हमारे पास एक्सप्लेनेशन मौजूद नहीं है, बट अगेन फॉर्चुनेटली इसके इंसिडेंसेस बहुत ही कम है। इसमें जैसे अनएक्सप्लेन्ड तरीके से फटीग होना, आपको थकान महसूस होना, जोड़ों में दर्द होना, हेयर फॉल होना, आपकी पाचन शक्ति पे प्रभाव पड़ना, ऑल दिस इज लाइक पॉसिबल BII में, ब्रेस्ट इम्प्लांट रिलेटेड इलनेस हम कहते हैं। और यूजुअली इसका जो निवारण है, इसका जो सोल्यूशन है, वो यूजुअली इम्प्लांट रिमूवल के साथ ही होता है। अच्छा। बट इसका कोई रीज़न अभी तक नहीं है। हाँ, फिर एक और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे कि डॉक्टर क्या कैंसर हो सकता है ब्रेस्ट इम्प्लांट से? तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेशेंट्स के दिमाग में। और एज सच जो ब्रेस्ट कैंसर जो हम सुनते हैं वो एक अलग ही डिजीज़ है। ओके। तो वो ब्रेस्ट ग्लैंड में होता है या ब्रेस्ट के डक्ट्स में होता है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन इम्प्लांट रिलेटेड जो हम BIALCL, सो ब्रेस्ट इम्प्लांट एसोसिएटेड एनाप्लास्टिक लार्ज सेल लिम्फोमा, काफ़ी टेक्निकल टर्म है लेकिन ये लिम्फोमा बहुत लोगों को पता होता है। इसका भी इंसिडेंस बहुत ही रेयर है और यूजुअली आप कह सकते हैं लेस देन 1%। और इसका जो कैप्सूल है इसमें ये लिम्फोमा हो सकता है, बट ये टोटली ट्रीटेबल है। और यूजुअली ये टेक्सचर्ड इम्प्लांट में होता था, जैसे मैंने जो सब टाइप्स बताए आपको। तो जो टेक्सचर्ड इम्प्लांट है ये मोस्ट ऑफ द केसेस या इनफैक्ट ऑल द केसेस अभी तक जो वर्ल्ड ओवर रिपोर्ट हुए हैं वो उसमें है। तो इसलिए अब हमने टेक्सचर्ड इम्प्लांट यूज़ करना बिल्कुल ही स्टॉप कर दिया है फॉर द लास्ट डिकेड। नैनो टेक्सचर्ड और स्मूथ इम्प्लांट्स में ये इंसिडेंसेस अभी तक नहीं है। ओके। तो मतलब वैसे एज सच कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही कम है, इसलिए ये बहुत पॉपुलर है। अच्छा। अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियसली पॉपुलर नहीं होगा, ये सिंपल सी बात है। साइबर क्राइम की दुनिया में इस वक्त एक खतरनाक ट्रेंड चल रहा है। क्या हुआ था उस दिन और कहां पर थी आप? के नाम तो ऋचा मिश्रा है, इसके नाम तो अरेस्ट वारंट है। ये तो मनी लॉन्ड्रिंग में ऑलरेडी पहले से इन्वॉल्व है। मेरा जो कॉल रखने के बाद पहला प्लान था ना, मेरा दिमाग पहले ही अपनी किचन की ओर जाता है, वहाँ सबसे शार्प नाइफ कौन सी है मैं ये देख रही होती हूँ। लगातार चिल्लाते हुए ये कह रहे थे कि आप रैकेट चलाती हैं, ये ड्रग्स आपके पास निकला है, कि सारे एक बैंक अकाउंट सीज किए जा चुके हैं। नहीं, तुम तो किसी ट्रैप में हो, सर आप मेरा ब्लड टेस्ट करा सकते। इजराइल आपका कुरियर जा रहा था, तो मैंने उनसे बोला सर आप प्लीज़ उसे रख लें।